मोदी कैबिनेट ने गरीब सवर्णों को माशी बुनियाद पर रिजर्वेशन देने की मंजूरी दे दी। 6 जनवरी को रामलीला मैदान में दलितों के लिए समरसता खिचड़ी बनवाने के अगले ही दिन सवर्णों पर दाव क्यों चला गया? माना जा रहा है कि सवर्ण वोटर्स की नाराजगी से निपटने के लिए मरकजी हुकूमत ने ये कदम उठाया है, क्योंकि उसे अब आम इंतखाबात में जाना है। दलितों और पसमानदा तबके की तरफ झुकाव की वजह से बीजेपी को यह खदशा था कि कहीं उसका कोर वोटर उससे खिसक न जाए, और अब सरकार को आईन में तरमीम करनी पड़ेगी, जिसके लिए दोनों ऐवानों में उसे 2/3 अक्सरियत चाहिए होगी। मुल्क की सियासत एक बार फिर रिजर्वेशन के इर्द गिर्द घूमने लगी है। आला जात में गरीब तबके को 10% रिजर्वेशन देने वाला बिल मोदी सरकार ने पार्लियामेंट में पेश कर दिया। पीर को ही मोदी कैबिनेट ने आला जात के लिए 10% रिजर्वेशन की तजवीज पर मुहर लगाई थी। मैं संविधान 124वां संशोधन विधेयक 2019 पुरस्कृत करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुरस्कृत करता हूं। इंतखाबी साल में मोदी सरकार ने आला जात रिजर्वेशन का ऐसा सियासी दांव चला है जिसकी काट फिलहाल मुखालिफिन के पास भी नजर नहीं आ रही है। चाहे अहम अपोजिशन पार्टी कांग्रेस हो या फिर दीगर दूसरी पार्टियां, कोई भी मोदी सरकार के इस कदम की खुलकर मुखालिफत नहीं कर पा रहा है। आलम यह है कि दलित और ओबीसी रिजर्वेशन की सियासत को धार देने वाली पार्टी भी मोदी सरकार के इस कदम की हिमायत करने पर मजबूर हो गई है। अब जब गवर्नमेंट 50% की सीमा को उल्लंघन आगे जा रही है, जब उस लक्ष्मण रेखा को पार कर रही है, तब हमारा ये मांग है कि ओबीसी का उनकी आबादी के हिसाब से 54% आरक्षण होना चाहिए, और ये जो आरक्षण ला रहे हैं इसका हम समर्थन करते हैं। आला जात रिजर्वेशन के इशू पर हरीफ जमातों के खेमे में खलबली मची हुई है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पार्लियामेंट शुरू होने से पहले ही इस मुद्दे पर बीएसपी सदर मायावती मीडिया के सामने आ गई और सरकार के पार्लियामेंट में बिल पेश करने से पहले ही उसकी हिमायत का ऐलान कर दिया। हालांकि मायावती ने गरीब आलाजात को रिजर्वेशन देने के मोदी सरकार के फैसले की टाइमिंग पर सवाल खड़े किए और साथ ही साथ इसे बीजेपी का इंतखाबी गेम करार दिया। 10% आरक्षण दिए जाने के केंद्रीय कैबिनेट के कल के लिए गए फैसले का बीएसपी स्वागत करती है। इसलिए अच्छा होता यदि ये फैसला बीजेपी सरकार अपना कार्यकाल पूरा होने से ठीक पहले नहीं बल्कि और पहले ही इसे ले लेती। लोकसभा चुनाव होने से ठीक पहले लिया गया इनका ये फैसला हमें वास्तव में सही नीयत से लिया गया फैसला नहीं लगता है, बल्कि ये अधिकांश इनका राजनीतिक छलावा व चुनावी स्टंट ही लगता है। सिर्फ मायावती की बीएसपी ही नहीं बल्कि ज्यादातर अपोजिशन पार्टियां मोदी सरकार के इस मास्टर स्ट्रोक के बाद बैकफुट पर हैं। बीजेपी और मोदी सरकार को पानी पी पी कर कोसने वाली सियासी पार्टियां भी सवर्ण आरक्षण के इस मुद्दे पर अब बेहद तोल मोल कर बोल रही हैं। आरजेडी उसका विरोध नहीं करता है। आरजेडी सुप्रीम कोर्ट का जो बैरियर है उसको आप तोड़ रहे हैं, उसको आप 60% पर ले जा रहे हैं। ले जाइए, लेकिन हमारा जो है अधिकार अब बनता है 85%। हमको 85% पर अब ले जाइए। कि आर्थिक जो पीछे रह गए उन सबको आगे लाने की आवश्यकता है। उनको मदद देने में का अगर कोई कदम उठाया जाता है हम उसका स्वागत करेंगे, लेकिन यहाँ जो सरकार ने किया है वो इसमें पूरी तौर पर ये राजनीतिक है। क्योंकि अगर अपर कास्ट के लोगों को उन्हें ऐसा लगता है कि वो आर्थिक तौर पर पिछड़ गए हैं तो ये मोदी जी को आज लिखा। साफ है सामने लोकसभा इलेक्शन है, ऐसे में कोई भी सियासी पार्टी आला जात रिजर्वेशन की मुखालिफत नहीं करना चाहती, लेकिन कुछ पार्टियों को सरकार के इस कदम के पीछे जहां आरएसएस का रोल नजर आने लगा है तो कुछ को मोदी के इस फैसले में हिटलर की झलक दिखाई दे रही है। और आरक्षण के नाम पर संघ परिवार शुरू से राजनीति किए हैं। जो आरक्षण के विरोध में थे, अचानक वो चुनाव में 5 राज्य में हारने के बाद कहते हैं उच्च वर्ण के लिए, सावर्ण के लिए हम आरक्षण देंगे। जैसे मंडल कमीशन के समय पर इस देश को आग में झोंके थे, उस वक्त वो पिछड़ों का आरक्षण का विरोध किए थे, और आज वही अभी फिर से आरक्षण के नाम पर बवाल खड़ा करना चाह रहे हैं। लेकिन जनता एकत्रित है। एम्प्लॉयमेंट दो, उसमें तो कुछ नहीं है।
लेकिन ये अभी इसको गिमिक हो गया है। और असली बात क्या है, ये देश का जो हिटलर है ना, उसको दिमाग खराब हो गया है। सर आप सपोर्ट करेंगे, इस पार्टी आपकी सपोर्ट जो आइन में नहीं है कैसे वो सपोर्ट होगा, आइन में पढ़ना होगा ना। अपोजिशन पार्टियां भले ही आधे अधूरे मन से गरीब आलाजात रिजर्वेशन के मोदी सरकार के इस फैसले की हिमायत कर रही हों, बीजेपी लीडर तो जैसे फूले नहीं समा रहे। यूपी से लेकर के मध्य प्रदेश तक के लीडरान के चेहरे खिले हुए हैं। और यह लाभ केवल हिंदू सवर्णों को ही नहीं मिलेगा, बल्कि सैयद, शेख, पठान और ईसाई धर्म के अंदर भी जो सवर्ण जाति के लोग हैं, उन सभी वर्गों को इसका लाभ मिलेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार है जो संविधान में संशोधन करने जा रही है, तो हमने तो न दलितों का हक मारा, न पिछड़ों का हक मारा, उनके हक को बरकरार रखते हुए और ये 10% का अलग से आरक्षण जो है सवर्ण जाति के गरीब लोगों के लिए दिया जा रहा है। यह नहीं लगता कि कांग्रेस और राजद की हिम्मत है कि वो इस बिल का विरोध कर पाए। ये तो ऐसा बिल है, ऐसा कानून है कि कोई राजनीतिक दल इसका विरोध करने की हिम्मत नहीं करेगा, और अगर विरोध करेगा तो जनता उसका सफाया कर देगी। आर्थिक रूप से जो हमारे भाई और बहन सामान्य वर्ग से आते थे, वो कई बार बहुत पिछड़ जाते थे, और इसलिए उनको न्याय देने के लिए सामान्य वर्ग के मेरे बेटे बेटियों को, सामान्य वर्ग को न्याय देने के लिए 10% आरक्षण देने का जो फैसला किया है, मैं इसका हृदय से स्वागत करता हूं। सरकारी नौकरी में है, सरकारी संस्था में है, जो संस्थाएं सरकार से पैसा लेते हैं, प्राइवेट सेक्टर में नहीं लागू होती है। और ज़्यादातर जो अग्रणी वर्ण है या जाति है, वो लोग तो प्राइवेट सेक्टर में चले गए हैं, प्राइवेट स्कूल्स में, प्राइवेट कॉलेजेस में, तो उनके ऊपर तो असर नहीं होगा। गरीब आलाजात को रिजर्वेशन देने के मोदी सरकार के इस फैसले को अभी कई पड़ावों से गुजरना बाकी है, जिसमें सरकार के सामने सबसे बड़ा चैलेंज पार्लियामेंट है। हालांकि सियासी पार्टियों के रुख को देख करके नहीं लगता कि पार्लियामेंट में इसे लेकर सरकार को ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ेगी। शायद इसीलिए राज्यसभा का इजलास एक दिन यानी 9 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि लोकसभा से बिल को मंजूरी मिलने के बाद इसे बुध को राज्यसभा में भी पेश किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। तो इस बिल को पेश तो कर दिया गया है, लेकिन 5 बजे इस पर बहस होनी है और लगातार चाहे कांग्रेस की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, बीएसपी की बात करें, तमाम पार्टियों का धीरे धीरे करके सपोर्ट मिल रहा है। लग ऐसा रहा है कि एक तरह का एक डर है कि खुल के कुछ कहना भी चाहते हैं लेकिन कह भी नहीं पा रही हैं वो पार्टियां। ऐसे में बीजेपी के लिए एक कंफर्टेबल पोजीशन जरूर बन गई है लोकसभा में। कम से कम देखना यह होगा कि जब इस पर बहस होगी तो क्या कुछ कहा जाता है अलग अलग पार्टीज की तरफ से। तो क्या ये मोदी हुकूमत का मास्टर स्ट्रोक है या फिर चुनावी स्टंट? इसके टाइमिंग्स को लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि ऐसे में जब नौकरियां हैं ही नहीं तो किन नौकरियों में रिजर्वेशन की बात की जा रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ मौजूद हैं अशोक भारती साहब, जो कि चेयरमैन है नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित ऑर्गेनाइजेशन के। बहुत बहुत इस्तकबाल है सर आपका। मेरे साथ अंबिकानंद सहाय जी मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल है सर। दिनेश सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, लीडर हैं बीजेपी के, सर आपका इस्तकबाल है। नईम अब्बास साहब बीएसपी के लीडर, अफजल अब्बास साहब लीडर जेडीयू के, आप लोगों का भी बहुत बहुत इस्तकबाल है। शुरुआत दिनेश जी मैं आपसे करना चाहूंगी, अगर वाकई में मोदी हुकूमत को ये लग रहा था कि ये बहुत जरूरी कदम है और ऐसा किया जाना बहुत जरूरी है और इससे एक तरह से जो गरीब तबका है उसको, जनरल कैटेगरी का, उसको अपलिफ्ट किया जा सकेगा, तो मुझे ये बताइए कि 4.5 साल तक ये आपने क्यों नहीं सोचा? दूसरा जी, 4.5 साल तक सरकार जो है सोती नहीं रही, कुछ ना कुछ करती रही है। लोग ये कह रहे हैं कि आरक्षण जो आप दे रहे हैं वो गलत नहीं है, आपका भी यही सवाल है, लेकिन आप कह रहे हैं टाइमिंग आप कह रहे हैं क्योंकि ये लोकसभा का चुनाव है और लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उस चुनाव में फायदे के लिए कर रही है। अगर मान लीजिए यही हम 3 महीने पहले करते
तो आप कहते हैं 3 राज्यों के चुनाव होने जा रहे हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इसलिए फायदे के लिए कर रहे हैं। अगर इसको हम 6 महीने पहले कहते तो आप कहते नहीं कर्नाटक के चुनाव होने जा रहे हैं। अगर इसको हम 2 साल पहले, 1 साल पहले करते तो आप कहते नहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव होने जा रहे हैं। 2 वर्ष पहले कहते तो आप कहते नहीं बिहार के चुनाव हो जाए। जब आप इसको चुनाव से जोड़ने लगते हैं तो निश्चित तौर पर, चूंकि भारत देश चुनाव का देश है, कोई ना कोई चुनाव लगा रहता है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार या माननीय मोदी जी की सरकार कभी भी कोई फैसले चुनाव देखकर नहीं करती। अचानक क्या हुआ? अचानक इसलिए नहीं हुआ, क्या कोई पाबंदी है क्या? लोकसभा के आखिरी दिन कोई आप बिल प्रस्तुत नहीं कर सकते? अगर कोई बंदिश है, आप मुझे बताइए, पूरा विंटर सेशन गुजर गया जी, पूरा एक दिन जब बचा तो उससे जस्ट पहले इस बिल को लाया गया और अचानक से बताया गया कि काबीना ने इसको मंजूरी दे दी है और इसको पेश किया जाएगा। विंटर सेशन राज्यसभा का एक दिन बढ़ाया भी गया, तो इतनी हड़बड़ी क्यों? हड़बड़ी इसको बहुत आराम से किया जा सकता है। आराम से बुजरा जी, हम कह रहे हैं कि कहीं ऐसा है कि इसको 6 महीने पहले आप ढिढोरा पीटिए और ढिढोरा पीटने के बाद इसको पार्लियामेंट में ले आइए, तो आप कहते हैं 6 महीने से आप ढिढोरा पीट रहे हैं, आप राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। हमारी सरकार ने नहीं किया। हमारी सरकार ने पहले उस पर एक्सरसाइज की और एक्सरसाइज करने के बाद आपकी सरकार ने देख लिया कि 3 राज्यों में सवर्णों का जो गुस्सा बड़े पैमाने पर आपको देखने को मिला, तो आपको ये लगा कि कुछ तो करना होगा। नौकरियां पैदा की नहीं गई उस तरह से जो वादे किए गए थे, जो बड़े बड़े वादे करके डेवलपमेंट की बात करके जो हुकूमत आई थी वो सब किया नहीं गया। तो आखिर में वो तमाम चीजें हड़बड़ी में करने की कोशिश की जा रही है, चाहे किसानों की बात हो, चाहे अभी आरक्षण की बात हो, जिससे एक तरह से जब आप रैलियों में जाएं, जब जनता के पास जाएं, तो आपके पास कुछ तो हो बोलने के लिए। दूसरा जी, हम कोई हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं कर रहे हैं। मुझे आप 30 सेकंड का समय कम से कम बोलने दीजिए। आपने कहा कि आप चुनाव में अगर हम चर्चा करें तो हम 3 राज्यों में जो शिकस्त की बात करते हैं, कई बार हमने चर्चा की। हम चुनाव में हारे हैं, हमारी सरकार नहीं बनी है, लेकिन शिकस्त हमको नहीं मिली है। अगर मध्य प्रदेश में हम 1% ज्यादा है कांग्रेस, तो शिकस्त नहीं है। अगर राजस्थान में हम 0.5% से पीछे, तो शिकस्त। हाँ, हम सरकार नहीं बना पाए। हमने छत्तीसगढ़ में हमने चुनाव हारा। यही सर, जीत और हार तो यही होती है। अगर ये उल्टा हुआ होता तो आपने कितना इसका ढंढेरा पीटा होता, वो भी सबको मालूम है। मैं कहा, मैं स्वीकार कर रहा हूँ, मेरी सरकार नहीं बनी, लेकिन जब आप देखते हैं वोट के लिहाज से, तो हमारे वोट में कहीं कोई कमी नहीं है बुसरा जी, मैं ये कह रहा हूं। और दूसरा चीज देखिए, कौन चुनावी लाभ के लिए करते हैं। हमारी कैबिनेट ने फैसला किया कि हम सामान्य वर्ग के जो पिछड़े लोग हैं आर्थिक आधार पर, उनको फैसला देंगे। हड़बड़ी किसको कहते हैं? मध्य प्रदेश में एक सरकार बनी अभी, जिसकी कैबिनेट भी नहीं बनी थी। सरकार के शपथ लेते ही वहां का सिर्फ मुख्यमंत्री, अकेले मुख्यमंत्री कोई निर्णय नहीं ले सकता। बुसरा जी, आपने एक सवाल नहीं खड़ा किया। अकेले मुख्यमंत्री सरकार नहीं होती, सरकार कैबिनेट होती है। कैबिनेट में नहीं बनी थी, तब भी उन्होंने कर्ज माफी का ऐलान किया था। हमारी सरकार ने, कैबिनेट का फैसला है, कैबिनेट के फैसले को आज हमने सदन में रखा है और नियम की जो तब्दीली की आवश्यकता है उसको हम करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए, आज लोकसभा में पास होगा कर रहा। ये वही बीजेपी है जिसने लगातार रिजर्वेशन की, आरक्षण की मुखालफत की और अब वो कानून में बदलाव तक करने के लिए जा रही है, उसको अमेंडमेंट करने जा रही है। मैं आपके पास आरक्षण की मुखालफत नहीं की है। जी, सबको पता है। जी बिल्कुल पता है, आज भी पता है, आज भी लोग देख रहे हैं। जी अशोक जी, मुझे आप ये बताइए, आप किस तरह से इसको देख रहे हैं? क्योंकि रिजर्वेशन का मतलब होता है उन लोगों को अपलिफ्ट करना, एक सामाजिक न्याय जिनको दिलाया जा सके, या फिर सामाजिक बराबरी के लिए दिया जाता है। गरीबी से अमीरी की तरफ या गरीबों को अपलिफ्ट करने के लिए योजनाएं लाई जाती हैं, नौकरियां पैदा की जाती हैं, बिजनेस के नए नए मौके पैदा किए जाते हैं, या फिर रिजर्वेशन दिया जाता है। मैं 3 बातें छोटी छोटी आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं। दिनेश जी से 1-2 सवाल भी इस बीच में रखूंगा मैं। पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूं तथ्य के तौर पर कि 6 तारीख को जो खिचड़ी दलितों को खिलाने वाले थे, वो खिचड़ी दलितों ने खाई नहीं जी, वो यमुना में फेंकनी पड़ी। इतनी सारी खिचड़ी बनाई थी, 50,000 लोगों के लिए बनाई थी, 5,000 पहुंचे नहीं। तो उससे मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नीति नियंता हैं, उनको ये बात समझ में आ गई कि जिन दलितों को खिचड़ी खिलाना चाहते हैं उनसे बात बनने वाली नहीं है, तो अब जो उनका कोर वोटर है उसकी तरफ पहुंचो। लेकिन सवाल यह है कि जब आप ऐसा कोई फैसला करते हैं, तो क्या उस फैसले को लेकर आपके पास तथ्य क्या है? किन तथ्यों के आधार पर सरकार ने यह फैसला किया कि हम आर्थिक आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं, वो भी केवल अपर कास्ट को? याद रखिएगा, केवल अपर कास्ट को, बिना इस बात को डिफाइन किए कि अपर कास्ट कौन है, बिना इस बात की तफ्तीश के आर्थिक आधार पर करना चाहते हैं। लेकिन क्या इनके पास इस बात के आंकड़े हैं कि सवर्ण जातियों में या अपर कास्ट में कितने लोग गरीब हैं? चूंकि इनके पास वो आंकड़े नहीं है,
इसलिए इन्होंने गरीबी की परिभाषा ऐसी गढ़ ली कि 8 लाख रुपया साल कमाने वाले आदमी को गरीब बना दिया। मैं तो कहना चाहता हूं भाई साहब, हमारे दलित परिवारों को, आदिवासी परिवारों को, सबको आप हर साल 8 लाख रुपए की आय सुनिश्चित कर दो, हम आरक्षण छोड़ने को तैयार हैं जी। इसलिए अगर ये कहा जाए तो मुझे लगता है कि इस फिल्म सिटी में भी जितने सारे ऑफिसेज हैं उसके 90% एम्प्लॉयज जो हैं फिर तो गरीब माने जाएंगे, क्योंकि 8 लाख इसका मतलब तकरीबन 66,666 जी हजार रुपए पर महीने जिनकी इनकम है वो गरीब। जी जी जी। तो मतलब कौन से हिंदुस्तान की बात की जा रही है? ये आप देखिए। बुशरा जी, एक फैक्ट और मैं बता दूं जी कि 8 लाख की आमदनी की अगर बात करेंगे, 5 एकड़ जमीन की बात करेंगे, 5 एकड़ से कम जमीन की बात करेंगे, तो इस देश के 86% किसान इसमें कवर हो जाते हैं जी। अगर हम 8 लाख की इनकम की बात करेंगे तो टोटल इनकम टैक्स पेयर के 76 टैक्स पेयर कवर हो जाते हैं, 76% टैक्स पेयर कवर हो जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है, नाम तो गरीब का है, फायदा ये अमीरों को पहुंचाना चाहते हैं, जैसे गरीब की बात करते करते अंबानी और अडानी को फायदा पहुंचाते हैं जी। अंबिकानंद साय जी, आप किस तरह से इसको देख रहे हैं? क्योंकि जो क्राइटेरिया भी बनाया गया है, अगर उसको भी आप देखें तो वो भी बहुत अजीब और गरीब है। एक तरफ जहां 30 रुपए रोज कमाने वाला गरीबी रेखा से ऊपर आ जाता है, वहीं पर 66,000 रुपए महीना कमाने वाला गरीब हो जाता है। तो ये कौन से क्राइटेरिया बनाने की कोशिश की गई है? क्या इस आरक्षण के जरिए जो मिडिल क्लास अपर कास्ट बीजेपी का ट्रेडिशनल वोटर माना जाता है, जो लग ये रहा था कि शायद उससे कुछ नाराज है, क्या आपको लग रहा है सिर्फ और सिर्फ उसे साधने की कोशिश है? देखिए बुशरा जी, आपने मेरी नजरिया क्या है इस पे जानना चाहा, शुक्रिया जी। मेरा तो स्पष्ट नजरिया है कि हम लोग बहुत सीरियसली डिस्कस कर रहे हैं एक ऐसी चीज पे जिस पे भाजपा स्वयं सीरियस नहीं है। अगर सीरियस होती तो टाइमिंग लेके आपने बहुत सवाल उठाया, दिनेश जी ने उसका बखूबी उत्तर भी दिया, लेकिन मैं कन्विंस नहीं हूं कि सदन के पेनल्टीमेट डे में इसको लाया जाना और ये जानबूझकर के ऊपर से समर्थन सब करेंगे लेकिन विरोध सब करेंगे जमीन पे। देखिए समाज हमारा जो हिंदुस्तान का है वो बड़ा विचित्र है। एक क्रिया होती है तो उसकी प्रतिक्रिया होती है। मैं तो इसको देख रहा हूं कि अब बैकवर्ड और दलित वोट बैंक और ज्यादा कंसोलिडेट हो जाएगा जी। ठीक है, ये कोशिश कर रहे हैं कि इनका कोर वोट बैंक इनसे दूर न जाए, उस तरह जिस तरह मध्य प्रदेश में गया, छत्तीसगढ़ में गया, राजस्थान में गया, इनके लिए एक वार्निंग बेल था। लेकिन क्या ये हो पाएगा? और यदि न हो पाया, हमारे यहाँ एक कहावत है कि न 9 मन तेल हो गए न राधा नाचेगी। तो अब ये पास होना ही नहीं है। यदि खुदा न खास्ते पास हो भी गया तो सुप्रीम कोर्ट रोक देगा। अभी देखिए आवाजें उठनी शुरू हो गई है। इन्होंने देखिए जातीय जनगणना हुआ, उसके फिगर तक तो पब्लिक हो नहीं रही है और आवाजें ये बुलंद होनी शुरू हो गई हैं बैकवर्ड्स की ओर से। आपने आरजेडी का स्टैंड देखा, अभी राम गोपाल को आप सुन रहे थे, समाजवादी पार्टी, वो कहते हैं जब आप बैरियर तोड़ ही रहे हैं तो जनसंख्या के आधार पे हमको दे दो जी। और लोहिया जी, बहुत पुरानी कहावत थी उनकी कि वो तो 60% के हिमायती थे जी। तो इससे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगी और मैं पॉलिटिकली इसको ये देखता हूं कि ठीक है, चुनाव के पहले एक शोषा हुआ और कोर वोट बैंक भाग रहा था, वो कुछ हद तक वहां पे सुगबुगाहट होगी, लेकिन उससे एक मैं अधिक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं जी। मैं बहुत सोचता रहा, कल की अचानक मोदी जी फिर नींद से जाग गए और डिमोनेटाइजेशन टाइप की एक चीज आ गई सामने। ये क्यों हुआ भाई? तो जहां तक मैं समझता हूं या मेरी जो राजनीतिक समझ है जी, देखिए इधर कुछ दिनों से आरएसएस जिसमें विश्व हिंदू परिषद प्रमुख है, वो और मोदी जी की सरकार 2 पोल्स बन गए थे राम मंदिर के मुद्दे पे जी। और बहुत नाराजगी दूसरी तरफ बढ़ रही है। तो ये करने से अंदाज इन्होंने शायद लगाया हो
कि इससे कुछ हद तक प्लेकेट हो जाएंगे। अब ये देखना बाकी है हो पाते हैं या नहीं। जी नईम साहब, मुझे बताइए, बहन जी डर गई हैं, आप लोग डर गए हैं, यही वजह है कि आप अपोज तो करना चाहते हैं लेकिन अपोज कर भी नहीं पा रहे हैं, इसीलिए बहन जी ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फौरन कहा कि नहीं हम इसको सपोर्ट करते हैं, हम तो हमेशा से इसकी हिमायत करते आए हैं। आपने ये भी नहीं देखा कि आखिर किस बिना पे किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, टेक्निकल इसके ग्राउंड्स क्या हैं, उन सब की कोई बात ही नहीं की गई। एक अपोजिशन की तरह खड़े तो होते कम से कम। नहीं देखिए बुशरा जी, डरने की बात कहां से आ गई है? इससे पहले बहन जी ने कई बार संसद में भी बोला है और बाहर भी बोला है कि हम इस तरीके का बिल चाहते हैं जो सामान्य जाति से लोग आते हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, उनके हक में ये फैसला है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि उसके साथ हम लोग खड़े हैं, उसका हम समर्थन करते हैं। लेकिन ये भी कहा है कि एक बार वो बिल आ जाने दीजिए, बिल को एक बार हम लोग स्टडी कर लेंगे, देख लेंगे कि किन किन लोगों पे जो है किन लोगों के लिए लेके आया जा रहा है। अब जिस तरीके से भारती जी ने बताया अभी इसी चीज को कि 8 लाख का जो ग्राफ है वो बहुत ऊंचा है, क्योंकि वो ऐसे लोगों के पास चला गया। आप देखिए कि हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से 70 से 80% लोग ऐसे मिल जाएंगे कि जो 8 लाख की इनकम के अंदर आते होंगे। और आप ये देखिए जिस तरीके से वो 1000 स्क्वायर फीट का मकान है, मेरे ख्याल से लगभग सभी के पास मिल जाएगा। 1000 स्क्वायर फीट से कम ही मिलेगा, ज्यादा तो मिलने से रहा, कम ही मिलेगा। क्योंकि आप भी अगर घर में भी आप देखते हैं कि परिवार में अगर 4 मेंबर हैं और एक मकान है तो वो अगर बांटा जाए तो लगभग 1000 फीट से नीचे ही आता है। तो मेरे ख्याल से सभी उस श्रेणी के अंदर आ जाएंगे। तो क्या सबको वो जो है लाभ मिलने वाला है, आरक्षण मिलने वाला है? ये भी कहा गया है कि तमाम मज़ाहिब के लोगों के लिए है, ये सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है। ये भी कहा गया, ये मैंने कल भी इस बारे में पूछा था कि और भी जाति आती, क्योंकि सिर्फ सवर्ण कहा जा रहा था बार-बार। उन्होंने कहा कि जनरल कैटेगरी में जितने भी हैं, जितने भी मजहब के लोग हैं। जी लेकिन ये आज सुबह ही क्लियर हुआ इस बारे में। कल संबित पात्रा शायद इसके लिए मुकर रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं है, सिर्फ सवर्णों के लिए है। लेकिन आज सुबह जब स्टेटमेंट आई तो उन्होंने कहा नहीं, सामान्य जाति के जितने भी लोग आते हैं गरीबी रेखा के नीचे या 8 लाख की इनकम के नीचे आते हैं, उनके लिए, सबके लिए है। तो इसीलिए इस बारे में स्वागत किया जा रहा है। इसमें डरने की या घबराने की बात नहीं। लेकिन नहीं, डर और घबराहट ये नहीं, डर और घबराहट ये कि आपको लग रहा है कि अगर आपने इसका अपोज किया या इसको लेके क्वेश्चन किए तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं जो आपका ही वोट बैंक है वो आपसे खिसक जाए, दलितों के अलावा जो आपके पास वोट बैंक आ रहा है कहीं वो आपसे न खिसक जाए। नहीं देखिए ऐसा कुछ नहीं। अफजल अब्बास साहब, आप तो विन विन सिचुएशन में हैं, आप तो साथ हैं, तो आप तो अपोज नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस तरह का रिजर्वेशन जो दिया जा रहा है, जिसकी बात की जा रही है, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है? आपको नहीं लगता कि इसकी टाइमिंग जिस तरह की है उसको लेकर जो सवाल उठ रहे हैं वो जायज हैं? देखिए बुशाई, सबसे बड़ी बता दें कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के मुख्यमंत्री आज ही नहीं, आज भी लाया है, बिहार में सवर्ण आयोग बनाया गया और इसीलिए बनाया गया कि जो सवर्ण लोग हैं, जो अपर क्लास के लोग हैं, बड़े जाति के लोग हैं, उनकी जो गरीब तबके के लोग, उनके उत्थान की बात की गई। हम तो पहले से उनके अपलिफ्टमेंट की बात कर रहे हैं। ये अच्छा कदम है, दे रहा है, दुरुस्त है, तो मैं इसकी प्रशंसा कर रहा हूं। और हाँ, कुछ अड़चने इसमें हैं जरूर, टाइमिंग के लेकर लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं, लेकिन ये कदम अच्छा है। और मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान की सारी पार्टियों को इस पे आगे कदम बढ़ा के इसमें अगर कोई कमी भी आती है तो दूर करना चाहिए और इसको भी पास करना चाहिए। ये सारे, अगर वक्ती तौर पे ये अगर आरजेडी की बात करें, 2015 मुझे याद है 2015 में भी लालू यादव ने आरक्षण की बात की थी कि सवर्ण जातियों के आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोग हैं, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। सारी पार्टी ने कहा था कि मिलना चाहिए। और अगर कोई पार्टी खड़ी होकर कोई सरकार आपके लिए हक की बात कर रही है तो वहां लेग पुलिंग नहीं होनी चाहिए। हाँ, कुछ कमियां हैं, होगी, या कुछ इसमें पढ़ने की बात है, टाइम की बात है, तो उसको सॉर्ट आउट करके बिल्कुल ये भी देखने की बात है। जिन सवर्णों की बात की जा रही है वो सवर्ण हमेशा से आरक्षण विरोधी रहे हैं, हमेशा उन्होंने रिजर्वेशन की मुखालफत की है जी। और अब अगर जब उनको रिजर्वेशन देने की बात की जा रही है तो वो क्या कहते हैं? जाहिर सी बात है खुश होंगे कि अगर उन्हें सरकारी नौकरियों में, तालीम इदारे में, एक मिनट, समाज का एक हिस्सा बहुत आगे तेज से बढ़े और उसी समाज का एक छोटा भाई या बड़ा भाई जो कहे इधर पस्ती की तरफ जाता रहे तो ये हिंदुस्तान के लिए, देश के लिए, किसी मुल्क के लिए अच्छी बात नहीं है। मुझे बताइए, जो ये क्राइटेरिया जो बनाया गया है 8 लाख का, 100 गज जमीन का, 200 गज कस्बे में, जो अलग अलग शहरों में जो अलग अलग ये क्राइटेरिया बनाया गया, आखिर ये किस बिना पे बनाया गया? कौन से गरीब हैं ये? हिंदुस्तान में तो नहीं रहते ये वही गरीब हैं जब पिछली सरकार ने 12.5 रुपए वाले को अमीर मान लिया था। आपको ध्यान है कि नहीं ध्यान जी? कि जो लोग दिन में 12.5 रुपए कमाते थे उनको यूपीए सरकार ने अमीर माना था जी। लेकिन आज जिस तरह का लिविंग स्टैंडर्ड है
उस हिसाब से हमारी सरकार ने दिल और दिमाग दोनों लगाकर इस बिल को तैयार किया है। कोई हड़बड़ी में हम गड़बड़ी नहीं कर रहे हैं। हम दूसरा जी आपके सवाल पर आता हूं, मूल सवाल पर, इसको मैं याद रखा हूं, इसका जवाब मुझे देना। लेकिन 2-3 प्रश्न खड़े हुए हैं। एक तो प्रश्न खिचड़ी का खड़ा हुआ कि हमारे एक दलित चिंतक है, कह रहे खिचड़ी इन्होंने बनाई, पता नहीं क्यों नहीं गए, इनको जाना चाहिए था, ये चले गए होते, जो थोड़ी सी फेंकनी पड़ी थी शायद बच जाती। नंबर 1 तकलीफ। अच्छा, आप मानते हैं कि फेंकनी पड़ी है? नहीं, जो आप कह रहे हैं आपने मान लिया ना चैनल पे बैठ के कि आप फेंकी है, कोई गया नहीं, आप कह रहे हैं खिचड़ी नहीं गई। नहीं, आपने माना अभी, आप अभी भी भूल गए की आदत नहीं है, पता नहीं कौन। अच्छा चलिए आप बोलिए थोड़ी देर में। नहीं तो आप नहीं, आपने मान लिया कि वो खिचड़ी नहीं खाने गया, कोई फेंकनी पड़ी है। बोल सकता हूं। चलिए जाती हमने नहीं, अब बहुत इंपॉर्टेंट बहस हो रही है। दिनेश जी अपनी बात लिख लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं लिखिएगा। चलिए दिनेश जी बोलिए आप। दूसरी चीज, आप ये कह रहे हैं कि अपने कोर वोटरों को खुश करने के लिए एक चीज मुझे बता दी बुसरा जी, आप भी इसी उत्तर प्रदेश में रह रही हैं, हम लोग डिबेट भी उत्तर प्रदेश में बैठ कर रहे हैं। लोकसभा का चुनाव हुआ था 2014 में जी। जिस दलित वोटर की बात आप कर रहे हैं, जिस पार्टी ने ठेकेदारी ले ली थी, रिजल्ट क्या रहा लोकसभा में? अंडा। इसका मतलब आप ध्यान रखिए 2014 में जब मोदी जी 2014 के बाद क्या हुआ दलितों के साथ, उसके बाद ही तो उन्हें पता चल गया ना कि जो उन्होंने यकीन दिलाया। पूरा नहीं करने देती हैं, दिक्कत यही है। अरे दिनेश जी, जब आप इस तरह की बातें करेंगे तो मुझे तो आना तो पड़ेगा ना। बिल्कुल, मुझे पूछिए ना, मैं बैठा हूं। मैं कह रहा हूं कि 2014 में आप नहीं मान रहे, सारे लोगों ने, सारे जो धर्म की, जाति की, पंथ की, मजहब की, जो लोग ठेकेदारी लिए थे, जो समझते थे कि दलित सिर्फ उन्हीं को वोट देते थे, जो समझते थे कि बैकवर्ड सिर्फ उन्हीं को वोट देते थे, 2014 में उत्तर प्रदेश, बिहार और सारी जगह पर भारतीय जनता पार्टी ने इस मिथक को तोड़ा था और सारी जाति और धर्म पंथ के लोग लाइन लगाकर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को वोट किया था। उसके आगे बढ़िए आप। अभी चुनाव हुआ विधानसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी वहां जीती है जहां अल्पसंख्यक के ज्यादा वोट हैं, मतदाता थे, वहां जीती है जहां दलित भाई ज्यादा रहते हैं, वहां जीती है जहां बैकवर्ड क्लास के लोग ज्यादा रहते हैं। इसलिए कृपया करके इसको, अब यही खाई तो हम कम करना चाहते हैं। हमारे बीएसपी के साथी बैठे हैं, वो उस विचारधारा से आते हैं। बुसरा जी, एक नारा चला तो उस समय मैं छोटा था, मुझे याद है कि तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। इसके समर्थक थे। इस समाज में खाई पैदा करने का काम किए थे। आप तिलक तराजू और तलवार आप ठीक रखिए, लेकिन इनको मारिए जूते चार। आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आज हमारी सरकार जो सामान्य वर्ग के लोगों के लिए, बुसरा जी, कोई आदमी किसी गरीब के घर पैदा हो गया बच्चा, उसका उसमें क्या कसूर है, मुझे आप बता दीजिए। आपके आरक्षण में अभी तक दिक्कत क्या होती थी? आप कहते थे कि आरक्षण में कोई छेड़छाड़, आरक्षण में कोई छेड़छाड़ नहीं है। दिनेश जी, लेकिन मुझे एक बात ये बताइए, एक बात मुझे आप ये बताइए कि अगर हम हिंदुस्तान के कानून, उसके आईन के हिसाब से जब हम बात करते हैं तो रिजर्वेशन किसको दिया जाता है? रिजर्वेशन हमेशा जो पीछे रह गए उनको दिया जाता है। और उसके हिसाब से आप कहेंगे सामाजिक न्याय के लिए दिया जाता है, सामाजिक बराबरी के लिए दिया जाता है, बिल्कुल गरीबी दूर करने के लिए डेवलपमेंट किया जाता है, गरीबी दूर करने के लिए नौकरियां पैदा की जाती हैं, गरीबी दूर करने के लिए स्कीम्स बनाई जाती है, गरीबी दूर करने के लिए आरक्षण नहीं दिया जाता है। बिल्कुल, आप फिर तो और गरीब पैदा कर रहे हैं, आप और गरीब पैदा कर रहे हैं। ये सवाल पूछना चाहिए इस देश में जिन्होंने ज्यादा समय तक हुकूमत की है, देश में जो आपसे नहीं पूछना चाहिए, हुकूमत की है, आपसे पूछना चाहिए। यही तो वजह है, यही कमजोरी है। अरे आपसे ना पूछा जाए, आपसे ना पूछा जाए कि आपने 4.5 साल में क्या किया। आप सुन लीजिए, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, आपके पीछे बोला नहीं, मैं आपकी बात का जवाब पूछा था, उसका जवाब नहीं साहब, 1 मिनट जवाब देना। अजीब स्थिति है ये सवाल। हाँ, आपका सवाल स्वागत योग्य है मैडम। कौन कह रहा है कि नहीं पैदा करना चाहिए? हमारी सरकार ने नहीं पैदा किया। आप उनसे पूछिए ना, जो लोग 6 दशकों तक शासन किए, बेरोजगारी आज पैदा हो गई। नहीं पैदा किया तभी तो ये करना पड़ा है। सरकार काम कर रही है। नहीं पैदा किया तभी तो ये करना पड़ा है। 2 करोड़ नौकरियां हर साल की बात की गई थी। कहां आप जान लिए दूसरा जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से, जी सलाम के माध्यम से देशवासियों को बता, देखिए सारे देशवासियों को, सारे लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती कोई भी सरकार हो। निश्चित तौर पर रोजगार पैदा करना चाहिए। आज अगर कोई आदमी स्किल है, उसको रोजगार की कमी नहीं है। नौकरी का मतलब सरकारी नौकरी नहीं है, रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी नहीं है। रोजगार का मतलब है रोजगार। हाँ, पकौड़ा बेचिए, देश मत बेचिए। मेक इन इंडिया की बात कीजिए। आप मुझे बताइए, मेक इन इंडिया के तहत कितनी नौकरियां मिली हैं? मेक इन इंडिया के तहत कितनी नौकरियां मिली हैं? आप मुझे बताइए। स्किल डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, स्किल अपग्रेडेशन का काम कर रहे हैं। और दूसरी चीज, आपने वोट की राजनीति करे। देखिए, किसी को, बुसरा जी, किसी रंग का कोई चश्मा लगा के बैठे, उसको कोई रोक सकता है? अगर आप हरे रंग का चश्मा लगा लीजिए, आपको हरा दिखेगा, लाल रंग का लगा लीजिए, आपको लाल दिखेगा। हमारी सरकार इस खाई को पाटना चाहती है।
हम सबके साथ और सबके विकास की बात करते हैं। हम तो ये नहीं कहते हैं लाल किले की प्राचीर से देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। हमारी सरकार नहीं कहती। मोदी जी ने कभी कहा कोई जात की बात, ये आवास योजना होती थी उत्तर प्रदेश में या देश में, जात पूछकर होता था किस जात को मिलेगी। आज आवास हमेशा रूल ये होता है जो कमजोर तबका होता है उसको आगे किया जाता है। हमेशा रूल ये होता है। एक बार चलिए दिनेश जी आपने अपनी बात रख ली, कितने लोगों को मिल रहा है पूछिए। आप यहाँ पे भी तो इंसाफ करिए, आपने अपनी बात रख ली। जी बोलिए। देखिए, मैं पहली बात कह रहा हूं, जैसे दिनेश जी ने बहुत बड़ी बात कही कि 2014 में बहन जी की जो सीटें वो अंडा रह गई, ये कहना चाह रहे हैं ना। लेकिन इन्होंने जितने लुभावने वादे किए थे देश की जनता के साथ में, इन्होंने कहा था सबका साथ सबका विकास करेंगे। जिस तरीके के लुभावने वादे इन्होंने लेके आए जनता के बीच में, जनता ने बेवकूफ बन गए उस बीच में, और जनता ने देखा। और इन्होंने उसके बाद एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टंट लिया। आप देखिए, इन्होंने रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाया, और उसके बाद चाहिए था। सुन तो लीजिए ना, मैंने कहा बहुत नहीं बनाना चाहिए था। सुन तो लीजिए दिनेश जी, सुन तो लीजिए। और उसके बाद नहीं बनाना चाहिए था। आपने देखा उसके बाद भी अगर किसी राष्ट्रपति की जगन्नाथ मंदिर से धक्का दिया गया, उनको पुश करके मंदिर से उनको सीढ़ियों पे बिठा करके पूजा कर दी गई, और भेदभाव इतना कर दिया कि दलितों के साथ मारपीट होने लगी। आपने देखा। मैं बीच में बोलूंगा, सर सुन तो लीजिए ना, आपकी बहन की कुर्सी पर बैठते हैं, बाकी लोग नीचे बैठते हैं। यही तो झूठ बोल रहे हैं आप। कितनी बार ये है भेदभाव, ये है भेदभाव, मैं कह रहा हूँ ये है भेदभाव। कितनी बार बैठते सामने कुर्सी, भेदभाव ये होता है, भेदभाव ये होता है। मैं मंच पर देखता हूँ, मैं रैलियों पर देखता हूँ, मंदिर से कितने बड़े आदमी को धक्का देकर बाहर निकाल देते हैं। एक कुर्सी लगती है, आप मुझे भेदभाव कहिए। आप कहिए, आप कहिए बुसरा जी, एक दलित को घोड़े नहीं चढ़ने देते हैं, आप मंदिर में नहीं घुसने देते हैं। ये कहते हैं भेदभाव। कैसी बात करते हैं? और आप देख लीजिए, ये दलित आपको जान गए हैं, ये एसटी एससी ओबीसी आपको पहचान गए, ये सवर्ण भी आपको पहचान गए। अब के जैसे 200 पे ऐसे पूछे थे, वापस वो पे आ जाना है आपको दिनेश जी। आप इतने अहंकार में मत आइए, हम अहंकार नहीं दिखा रहे। आप 200 पे ऐसे लोग का नाम क्या है? आपने राम को भी ठगा है, आपने राम को भी ठगा है, अहंकार मायावती, आपने राम जी को ठगा, आप हनुमान जी को भी आप दलित बताते हैं, जाट बताते हैं, मुसलमान बताते हैं। अरे आप तो किसी को भी जात बता देते हैं। इतना बड़ा भेदभाव तो किसी ने भी नहीं किया। बहुत जरूरी है, लोगों ने किया करना है। नईम साहब लोगों को एजुकेट भी करना है। भेदभाव भगवान राम का के साथ भगवान ने भेदभाव किया है। चलिए, ये कहते हैं हम भेदभाव नहीं करते, जातिवादी नहीं करते। बनवाइए मंदिर ना, फिर यहाँ बनवाएंगे। अरे वादा आप करते हैं, झूठ बोलते हैं जनता के साथ। देखिए, आपकी तू मैमे में ना यहाँ सारा वक्त चला जाएगा, मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकती। अशोक साहब, मुझे बताइए कि क्या आपको लग रहा है कि ये जो स्टंट किया गया है, एक पॉलिटिकल स्टंट जो किया गया है, जिसको कोई मास्टर स्ट्रोक कह रहा है, कोई पॉलिटिकल स्टंट कह रहा है, क्या इससे अब जो दलित, ओबीसी और जो माइनॉरिटी वोट बैंक है या वोट जो है वो अब कंसोलिडेट और ज्यादा होगा? क्योंकि 2014 में ये कहा गया था, इस तरह के आदादोशुमार सामने आए थे, आंकड़े आए थे इस तरह के सामने कि दलितों ने भी बड़े पैमाने पर वोट किया था बीजेपी को, जो कि उसका ट्रेडिशनल वोट नहीं माना जाता है। अब आपको क्या लग रहा है कि इन 4-5 सालों में जिस तरह से कई इस तरह के वाकयात सामने आए कि दलितों के ऊपर जिस तरह का जुल्म हुआ, उन्हें मारा गया अलग अलग जगहों पर, अब आपको लग रहा है कि ये और रिजर्वेशन का जो एक कार्ड खेला गया है इससे और कंसोलिडेट होंगे, इससे फायदा कम नुकसान ज्यादा हो सकता है? देखिए बुशरा जी, मैं बहुत संक्षेप में 2-3 बातें जो आपने पूछी उसमें बताना चाहता हूं। पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूं कि हमको ये समझना चाहिए, सरकार को भी ये पता है कि इस देश की अर्थव्यवस्था का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने सीआईआई की एक मीटिंग में एक भाषण दिया था, उसमें कहा था देश की अर्थव्यवस्था का 75% प्राइवेट सेक्टर में है। हमको यह समझना है देश के प्राइवेट सेक्टर का 95% जो प्राइवेट सेक्टर है वो सवर्ण या अपर कास्ट लोगों के हाथ में है। एक बात हमको ये समझनी है। दूसरा हमको ये समझना है केंद्र और राज्य सरकारें में जो सरकारी पद हैं, नौकरियां हैं, यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में भी जो मंत्रियों का कब्जा है उसमें ज्यादातर मंत्री जो हैं वो अपर कास्ट के हैं, उनका बहुमत है, मैक्सिमम बहुमत उनका है। तो ऐसी स्थिति में हमको यह समझना है जो ऑलरेडी सरकार में, नौकरियों में, अर्थव्यवस्था में ओवर रिप्रेजेंटेड हैं, अपनी आबादी से 4-4, 5-5 गुना ज्यादा रिप्रेजेंटेड हैं, उनको सरकार
ये आरक्षण क्यों देना चाहती है, एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये मोदी जी तो सब चीज पहली बार करते हैं। पहली बार किया उन्होंने कि देश के गरीबों को जाति के आधार पर बांट दिया, आज तक कोई नहीं कर पाया। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि मोदी जी मतलब भारतीय जनता पार्टी इस बात को मान ले कि सवर्णों को वो सोने के अंडे खिला दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उनके साथ हैं। लेकिन 2019 के चुनाव में वो याद रखें कि सवर्णों की आबादी 12% है इस देश में। बुसरा जी यही देखिए फिर से नफरत क्या है। अशोक जी, लेकिन आप एक मिनट मैं आपके पास आ रही हूँ। दिनेश जी आपके पास में आ रही हूँ, आपके पास में आ रही हूँ। करिए जिससे समाज में समरसता पैदा हो। बिल्कुल उसी के लिए पैदा कर रहे हैं, उसी के लिए बैठे आप नहीं चाहिए, पैदा कर रहे हैं कि अपर कास्ट के गरीबों को दे रहे हैं। आप मेरे को बताइए दूसरे गरीबों की स्थिति क्या होगी? आपने गरीबों में जाति ढूंढ ली, आपने गरीबों में जाति ढूंढ ली, गरीबों को जाति के आधार पर बांट रहे हैं। आप कहें तो ठीक, और अगर आपको बता दें कि ये बात ठीक नहीं है तो गलत है। मुझे बताइए ना, आप लोगों से कहिए दलितों में भी कुछ ऐसे हैं जो क्रीमी लेयर हैं, है कि नहीं है? आप बताइए ना, फिर आप बताइए ना कितने। मैं आपको बताता हूँ 85 चर्चा कर रहे हैं ना, हम नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बात करेंगे, दिनेश जी आंकड़ों को आप बताइए, मैं आपको आंकड़े बताता हूँ। जो अभी तक रिजर्वेशन का लाभ मिला है तो सुन लीजिए, मैं आपको आंकड़े बता देता हूँ। दलितों को कितना मिला? आपको शेड्यूल कास्ट के आंकड़े बता रहे हैं। देखिए आप सवर्णों के कर रहे हैं। दिनेश जी आप सवर्णों के आंकड़े बता दीजिए, मैं गरीबों के, मैं दलितों के आंकड़े बता देता हूँ। नफरत पैदा कर रहे हैं। नफरत नहीं है, ये हकीकत है। समाज में नफरत जिन्होंने की नफरत को आप मुझे ये बताइए कि ये सवर्ण समुदाय जिसका सरकार में कब्जा है, उन्होंने आज तक अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ी जाति का कोटा नहीं भरा। आप उनकी नफरत की बात कर रहे हैं। पैदा कर रहे हैं जो नफरत करने वाले हैं वो आज हमें बता रहे हैं, जो नफरत करने वाले हैं, जो छुआछात करने वाले हैं, जो मारपीट करने वाले हैं, जो अत्याचार करने वाले हैं, वो हमको बता रहे हैं कि आप आपको बताइए। अरे भाई नहीं, देखिए मेरे आपसे हाथ जोड़ के अपील है, प्लीज इस तरह से ना करें। देखिए मैं अशोक जी आपसे मैं सवाल ये पूछ रही थी कि SC/ST एट्रॉसिटी एक्ट में भी तो बदलाव बीजेपी हुकूमत नहीं किया ना, नरेंद्र मोदी हुकूमत ने किया। क्या आप उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे? अगर एक तरफ अगर वो ये कर रहे हैं और दूसरी तरफ अगर वो जो गरीब तबका है जनरल कैटेगरी का अगर उसे अपलिफ्ट कर रहे हैं, तो मुझे बताइए कि एक तरह से देखा जाए तो दोनों तरफ बैलेंस बनाने की कोशिश तो की जा रही है ना। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं कि इस देश की सरकार को, किसी भी पार्टी को, किसी भी तबके के बारे में कुछ भी करने का अधिकार है, ये एजेंडा है, मेरे को इससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर आप ये कहें कि ये सब कुछ ठीक ठाक है, इसको हम स्वीकार नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपको गरीबों के लिए करना था तो गरीबों को में जाति के आधार पर आप क्यों बांट रहे हैं? आप सब गरीबों के लिए करते। आपने ये जो कानून आया है जो आज पेश हुआ है, उसमें सरकार ने कहा है अनरिजर्व कैटेगरी के अपर कास्ट, बिल्कुल ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है। और इन्होंने आर्टिकल 46 में पेश किया है, बिल्कुल जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल। मैं कहता हूं डायरेक्टिव प्रिंसिपल में क्या कास्ट का जिक्र है, दुर्बल वर्गों का जिक्र है? क्या दुर्बल वर्ग केवल अपर कास्ट में हो गया है? बुसरा जी जवाब क्या दुर्बल वर्ग केवल अपर कास्ट में रह गया है? शेड्यूल कास्ट में नहीं है, शेड्यूल ट्राइब में नहीं है, जातियों में नहीं है। अपनी बात रख लीजिए दिनेश जी, अपनी बात रखिए। बुसरा जी आप कह रहे हैं क्या निश्चित तौर पर अरे दलित और पिछड़ों में था तभी तो उनको रिजर्वेशन दिया गया। ये तो संविधान की जो मूल भावना थी, जो मूल संविधान था, उसमें रिजर्वेशन 10 वर्षों के लिए था ना। लेकिन सरकारों ने इसको देखा कि नहीं, उनको सामाजिक उनको न्याय उनके साथ नहीं हो पाया है, इसीलिए उस टाइम को बढ़ाया। उनको तो मिल ही रहा है। लेकिन जो जाति के नाम पर बुसरा जी, जाति में तो ब्राह्मण में पैदा हो गए, जाति में वो वैश्य में पैदा हो गए, जाति वो छत्री में पैदा हो गए, जाति वो जाट में पैदा हो गए। लेकिन उनकी स्थिति आज बद से बदतर है। बहुत ऐसे लोग हैं, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आंकड़े दीजिए ना, आंकड़े दीजिए आप आंकड़े दीजिए। मुझे नैरेटिव बना रही है, या तो कलियावाद के आधार पर चर्चा कर रहे हैं, या तो सरकार एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है। कर रहे हैं इस देश में सवर्णों के नाम से मनुस्मृति को लागू करने का प्लान कर रही है। कहां आप जा रहे हैं? देख रहे हैं समाज में कृपया करके आप नफरत मत पैदा करिए। एक मिनट, कुछ मेहमान मेहमान बैठे हैं, उनसे मैं बात कर लेती हूँ। एक मिनट
अंबिकानंद सहाय जी, आप देख रहे हैं कि एक ऐसा ये बहुत सेंसिटिव मौजू है और इसमें बहुत सारे लोगों की भावनाएं जो हैं वो जुड़ी हुई हैं। मुझे आप ये बताइए कि क्या आपको ये लग रहा है कि जिस तरह से एकदम उठकर नोटबंदी का जिस तरह से फैसला थोपा गया था, या ये कहें कि बताया गया था, जो भी कुछ आप कह सकते हैं, जिसके कोई फायदे अभी तक नहीं सामने आए हैं, क्या ये भी बिना कोई आदादो शुमार लिए हुए, बिना कोई सर्वे किए हुए, आपको ये लग रहा है कि एकदम से उन्हें लगा एक नर्वसनेस थी हुकूमत में, जिसको लेकर ये फैसला एकदम से एक बैक किया गया है? अचानक का फैसला तो मुझे प्रतीत होता है। देखिए, मैं दो बात बताऊं। आपने कहा बहुत सेंसिटिव इशू है, बहुत सेंसिटिव है, लेकिन इस देश का इतिहास है कि आपको बता दूं मैं, राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह ऐसा सेंसिटिव मसला है, वो मंडल कमीशन ने उन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया। नतीजा क्या हुआ? सरकार गई। नतीजा क्या हुआ? विश्वनाथ प्रताप सिंह खत्म हो गए राजनीतिक तौर पे, और जिनको लाभ मिलना था उनको मिला, और 1000 नेता पैदा हो गए, चाहे लालू हो, चाहे मुलायम हो, कोई हो, लेकिन वो चले गए। ये इतना सेंसिटिव मसला है। तो मैं कोई आने वाले समय का इशारा नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ याद दिला रहा हूं, पहली बात। दूसरी बात, इस पे देखिए कि अब न्याय की बात हो रही, आर्थिक आधार पे मेरा निजी मानना है कि ये देशी गरीब है भाई। आर्थिक आधार पे 10%, अब ये हमें तो मेरे लॉजिक के बाहर है गरीब, ये देशी गरीब है भाई। बनाया किसने? अब फिर वही चलिए, तो इस देखिए दिनेश जी, अगर आप ये बहस छेड़ेंगे ना, तो फिर मुझे बता दीजिए 5 साल में कितना अपलिफ्ट किया आपने? चलिए आप आंकड़े दे दीजिए, चलिए आप आंकड़े दे दीजिए। 5 साल में आपने क्या किया जो 70 साल में नहीं हुआ? 70 साल में नहीं हुआ, आपने 5 साल में क्या किया आप बताइए? हमने 1.5 करोड़ मकान बनाया, हम लिफ्ट नहीं किया, अब लिफ्ट ने कही। कैसी मनगढ़ंत बातें, कहां पर बोलिए ना, तो इनको कहां से दिखेगा? आप जो बोल रहे हो जरा आंकड़े दिखाइए। एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, इस देश में लोग छत विहीन होते चले गए, और देश में जो लोग अमीर थे वो अमीर होते चले गए। चिल्लाना ये बहुत अच्छी बात है। जरा सुन लीजिए, झूठ बोलने से क्या फायदा? मायावती खुद अमीर हो गई और दलित होता चला गया। आपने देखा है, आपने बोला जय शाह पे एक बार भी चर्चा आप बोलिए जय शाह पे, आप बोलिए अडानी पे, आप बोलिए अंबानी पे, बताइए ना, कमाल की बात कर रहे हैं किया। आप झूठ बोलते हैं, नहीं टीवी पे बैठ के झूठ बोलते हैं, शर्म नहीं आती? आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। अंबानी आप झूठ बोलते हैं, आप खदेड़ देते हैं, अंबानी आज पैदा हुए, आप खदेड़ देते हैं, आप किसी को ये बरसराया है ना, जो चोरी किया, जो बेईमानी किया, राफेल का ठेका और एक चीज और कह के मैं अडानी को आज भी अगर एलपीजी का वो बिछाने की लाइन मिलती है, उनको दिक्कत क्या है? इन लोगों को कमाल की बात कर रहे हैं, झूठ बोलते हैं टीवी पे, इनको दिक्कत क्या है? 1.5 करोड़ मकान बन गया, बताइए कहां पे 1.5 करोड़? सुनिए, इनको दिक्कत क्या है? कह रहे हैं कि हम खुद चाहते थे 10 लाख नौकरी चली गई, सुन लीजिए ना, बीजेपी गवर्नमेंट आई है सत्ता में, आप उठा के पढ़िए। आप उत्तर प्रदेश में नौकरी की बात कर रहे हैं, कितनी नौकरी दे दिए? आप नौकरी की बात करें, आप पढ़िए, शांत रहिए, आप पढ़िए, हम शांत क्यों बैठे? शांत रहिए, आपकी गलत बात को भी मत भटकाइए, आपकी भी गलत बात को सराहेंगे, नहीं सराहेंगे आपकी बात को। अब बुसरा जी, मैं ये कह रहा हूँ कि सारे लोग कह रहे थे कि बसपा के अभी साथी इस तरह की बात कर रहे हैं। शुरुआत में इन्होंने कहा कि मायावती जी ने तो पहले ही कहा था, जब कोई काम मोदी जी करते हैं, ये इस देश की विडंबना है। नोटबंदी किया तो लोगों ने नोटबंदी का फायदा गिनाइए, सबसे पहले चलिए फायदा गिनाइए नोटबंदी। बता रहा हूं फायदा, अरे नुकसान देखिए, आपके पेट में दर्द हो रहा है, हिंदुस्तान आपके पेट में दर्द हो रहा है, फायदा यही है। फायदा गिनाइए, राहुल गांधी ने 4000 निकाला था, 4000 निकाल कर 2 साल काम चलाया, 9 लाख करोड़ रुपया खर्च हो गया है। जैसे देश की महिलाएं थी जिन्होंने कांग्रेस ने कहा कि हम इसको करने वाले थे, जमा करा था, उनको भी आपने बर्बाद कर दिया। हम इसको करने वाले थे, परिवार परीक्षण हुआ, हम इसको करने वाले थे, जीएसटी लागू हुआ, इसको हम करने वाले थे, हम आज रिजर्वेशन दे रहे हैं गरीब सवर्णों को। अच्छा ये बता दीजिए, मुझ जैसी जो खवातीन हैं, जो महिलाएं, उनको रिजर्वेशन कब देंगे आप? आज 3 तलाक के मामले पर बहस चल रही है ना जी, वो रिजर्वेशन है, देखिए ना, वो रिजर्वेशन है कि नहीं चल रही? वो रिजर्वेशन है। उससे मैंने आपसे रिजर्वेशन की बात की है, रिजर्वेशन की बात की है, मैंने आपका मजहब आपको नहीं बताया, मैंने महिलाओं की बात की, मैंने अपना मजहब आपको नहीं बताया, मैंने अपना मजहब नहीं बताया, मैंने औरतों की बात की है, मैंने सिर्फ औरतों की बात की है आपसे। आज उस कौम से मतलब आप महिला है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप महिला सबकी
बराबर होना चाहिए कि पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये सामाजिक कुरीति है, नहीं, आप सामाजिक बुराई है। वो आप मुझे बताइए कि 33% जो रिजर्वेशन है जो औरतों को दिया जाना है, जिससे औरतों को अपलिफ्ट किया जा सकेगा, वो आप कब पास कर रहे हैं? दूसरा, उस रिजर्वेशन में जो रिजर्वेशन की बात की गई है, क्या वो आप देंगे? बुसरा जी, कम से कम भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जो कम से कम अपनी पार्टी के अंदर 33% आरक्षण दी है। पार्टी के अंदर किसी पार्टी में हिम्मत है जरा हाँ कह दे, हाँ कह के दिखाएं। यहाँ पर कांग्रेस के लोग नहीं है, बता देते हैं। नहीं, आप कहें ना, पार्टी के लोग हैं, बता देते हैं, उन्होंने बसपा के साथी हैं, बताएं ना, बताइए आप बताइए। दिनेश जी, इनके यहाँ तो एक महिला वही सब कुछ है। ये सवाल उठाना बहुत आसान है। अरे आपकी तो सवाल उठाना बहुत आसान है। हमारे प्रधानमंत्री की क्षमता नहीं होती, वो भी नहीं रखता। हमारे प्रधानमंत्री हैं, सबके साथ कर रहे हैं, विकास करते हैं। नहीं, चलिए इस तरह की जात पंथ और मजाक के नाम पर देश को नहीं बांटना चाहते हैं, आप देश को मजबूत करना चाहते हैं, आप बांट रहे हैं। जाति इस तरह के हमले ठीक बात नहीं है। यहाँ पर एक वो कुछ भी सही, आज हम वजीर आजम के बारे में जब हम बात करें, उस पद पे बैठे इंसान से ज्यादा उस पद की हमें इज्जत करनी चाहिए। जी अशोक जी, आप कुछ बोल रहे थे। ये कह रहा था कि देखिए कि हम किसी पार्टी में किसका क्या रिप्रेजेंटेशन उसकी बात नहीं कर रहे। इस देश में जब भी किसी को चर्चा करनी होती है, जब दलितों का मुद्दा आएगा तो उस पर 15-20 साल बहस होगी, आदिवासियों का मसला आएगा 15-20 साल बहस होगी, महिलाओं का मुद्दा आएगा 15-20 साल बहस होगी, मजदूरों का मुद्दा आएगा 15-20 साल बहस होगी, लेकिन सवर्णों की बात होगी तो रातों रात बन जाएगा। सवर्णों की बात नहीं, गरीबों की बात है। आप मुद्दे से भटकिए नहीं, ये गरीबों की बात है। आपका ये गरीबों की बात है। अपर कास्ट गरीब का है, अपर कास्ट गरीब इसलिए कि भाजपा और दलितों को हम पहले से दे रहे हैं। तो बहुत सारे कानून हैं, गरीबों को तो अभी हमने किया ना, गरीबों के तो बहुत सारे कानून में हमने किया कि नहीं किया? मुझे बताइए, नियम को पलटा कि नहीं पलटा? नियम आप क्यों खत्म कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं एससी एसटी कानून को क्यों खत्म कर रहे हैं? सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को हमारी सरकार ने बदला कि नहीं बदला? आप नफरत क्यों पैदा कर रहे हैं? पेट में दर्द क्यों हो रहा है? गरीब गरीब होता है, गरीब गरीब होता है, किसी जात पर देखिए आप कीजिए, आपको लास्ट में आपको दे तो बस मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, इतराज क्यों हो रहा है इस पे सोना आरक्षण पे? क्या एससी एसटी का सीट काटा जा रहा है या उनका हक छीना जा रहा है? अगर आप ही के समाज के आपका पड़ोसी किसी कम्युनिटी का हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो गरीब हो, उसके अपलिफ्टमेंट की बात है, तो इतराज आपको क्यों हो रहा है? ये तो अच्छी बात है। आप जहां दलितों पे आप इसको दलित हम काम है, वो गरीब कैसे अमीर हो जाए, इस पर इतराज। आपने सवाल पूछा है, मेरे पास आपके घर का गरीब गरीब है, सवाल के घर का गरीब गरीब नहीं है, ये कोई बात तो नहीं होता। एक मैं उनसे जवाब देता हूँ। अशोक, मेरे पास वक्त कम है, जवाब दे दीजिए आप। हमें ऐतराज इसलिए है नहीं, आप लोग डीएल की बात कर रहे हैं, हिस्सेदारी उनकी आबादी से कई गुना है। अरे आपकी सरकार थी 15%, सुनिए, है कि आपकी सरकार क्या कर दिया? ये जो है ना, उससे दुखी होने वाले लोग हैं। आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में थी, अब आबादी की बात 22% मुसलमान उत्तर प्रदेश में। अरे आपकी मतलब जो भी जिसकी बात हो, दलित चिंतक है बेचारे का, अगर किसी को हक मिल रहा है, एक घंटे में सब कुछ समेट पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो चीजें इतने सालों से चली आ रही हैं उन्हें बदलना बहुत मुश्किल है। इस पर बहस इसी तरह से चलेगी, लेकिन देखना यह होगा कि जो ये एक चुनावी स्टंट किया गया है, क्या वाकई में इसको अमली जामा पहनाया जा सकेगा, और क्या वाकई में 2019 में इसका फायदा मोदी हुकूमत को होगा या फिर नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इसका हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ इस प्रोग्राम में बस इतना ही।